शारदा एक बाबा से प्रसाद में तरबूज का बीज लेकर आती है और आकर अपनी बहू अनामिका से कहती है, अरे बहू अनामिका, ये ले, कृपालु बाबा ने मुझे ये तरबूज के बीज दिए हैं और कहा है इसे आंगन में गाड़ देना, कल तक बरकत आने लगेगी। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, ठीक है माँ जी, दीजिए, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल से ही बरकत आने लगेगी घर में। अरे बाबा बहुत चमत्कारी हैं, उन्होंने जब भी कुछ मुझे दिया है उससे फायदे ही हुए हैं। अनामिका वो तरबूज के बीज आंगन में गाड़ देती है। दूसरे दिन जब सवेरे सवेरे दोनों सास बहू आंगन में आती है तो वहाँ एक बंगले इतना तरबूज खड़ा हो जाता है। ये देखकर शारदा कहती है, देख, बाबा ने कहा था ना कि चमत्कार होगा, अब देख बरकत भी होगी। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, लेकिन माँ जी, इस तरबूज का हम क्या करेंगे? इसे रोज काट काट के खाएंगे या पूरे गांव में इसका बंटवारा करेंगे? तभी शारदा अनामिका को एक उपाय बताते हुए कहती है, अरे किसी को कुछ बांटने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें इसे खाने की जरूरत है, इसका हम कुछ और ही करेंगे। शारदा की बातें सुन के अनामिका को कुछ समझ नहीं आता और तब वो कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं सासू माँ? शारदा उस तरबूज को देखती है और एक कुल्हाड़ी से उस पर एक कुल्हाड़ी चलाती है, जिससे एक दरवाजा जैसा आकार बन जाता है। फिर शारदा और अनामिका दोनों उसके अंदर चली जाती हैं। अंदर जाके अनामिका कहती है, अरे माँ जी, ये तरबूज तो अंदर से काफी ठंडा लग रहा है, जैसे कोई एसी होटल हो। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, अनामिका, तुमने तो बातों ही बातों में आइडिया भी दे दिया, अब इस तरबूज को हम बनाएंगे एक एसी होटल। दूसरे ही दिन शारदा और अनामिका उस तरबूज को एक होटल की तरह बना देती हैं। रमेश वहाँ पर बोर्ड लगा देता है, तरबूज होटल। काफी लोग वहाँ आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, अरे भाई रमेश, ये कोई भूतिया महल तो नहीं खरीद लिया? उस आदमी की बातें सुन के रमेश कहता है, अरे चाचा, बाहर ही खड़े खड़े बातें करेंगे या एक बार अंदर आके देखेंगे भी? रमेश की बातें सुन के वो आदमी और उसके साथ 3-4 और आदमी अंदर आते हैं। फिर वो कहने लगता है, भाई रमेश, तुमने तो ये जादू महल बना दिया है, ये है क्या? तब चाचा को समझाते हुए रमेश कहता है, चाचा, ये तरबूज होटल है, आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं और छुट्टियाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। रमेश की बातें सुनकर वो इंसान कहता है, लेकिन ये तो काफी महंगा लग रहा है। सस्ते महंगे की परवाह मत कीजिए चाचा, अपनी फैमिली को ले आइए और एंजॉय कीजिए। रमेश की बातें सुन के वो आदमी खुश होकर कहता है, लेकिन इसके कमरे कहाँ हैं? वो तो जरा दिखा दो। अरे बेटा, कमरे तो बहुत सारे हैं, कुछ ऊपर है, कुछ अंदर है, कुछ नीचे है, तुम्हें कौन से वाले चाहिए बता दो। फिर वो आदमी थोड़ा सोच कर कहता है, हमें तो ऊपर वाले देखने हैं माँ जी। तभी शारदा अनामिका को आवाज लगाकर कहती है, अरे बेटा अनामिका, जरा इनको ऊपर के कमरे तो दिखा दे, मेरे टांगों में तो बहुत दर्द रहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकती। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, जल्दी से टांगों का इलाज करा लीजिए माँ जी, नहीं तो आपके लिए तरबूज हेलीकॉप्टर भी बनानी पड़ेगी। वही मैं कह रही थी, दिन भर से तुम मेरी तबीयत के बारे में कोई बात क्यों नहीं की? अब मुझे आपकी तबीयत की कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है, इसीलिए रोज बात करती हूँ। चलिए भाई साहब, मैं आपको ऊपर के कमरे दिखा देती हूँ। अनामिका ऊपर के कमरे उस आदमी को दिखाती है। वो आदमी बड़ा खुश होता है। दूसरे दिन बहुत सारे और कस्टमर रूम लेने आते हैं, लेकिन होटल पहले से फुल रहता है। तभी उन लोगों से रमेश कहता है, भैया, हमारे यहाँ के सारे कमरे बुक हो चुके हैं, अब आप हमारे होटल में 1 हफ्ते बाद आइए। 1 हफ्ते की बुकिंग यहाँ हो चुकी है पहले से ही। ये सुनकर एक आदमी कहने लगता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी यही करनी थी,
कुछ ज्यादा पैसे लेकर कुछ अरेंज कर दीजिए प्लीज। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा कहने लगती है, रमेश बेटा, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इनको पार्टी के लिए हॉल खाली करवा दो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को याद आता है कुछ। फिर वो कहती है, लेकिन माँ जी, हॉल में तो आज पहले से यहाँ रहने वाले एक कपल की मैरिज एनिवर्सरी है, आज तो नहीं हो पाएगा। अनामिका की बातें सुन के शारदा कहने लगती है, तुम दोनों रहे बेवकूफ के बेवकूफ। मुझे लगता है हमें एक और नया होटल बनाना पड़ेगा। मैं आज ही बाबा के पास जाकर एक और बीज ले आती हूँ। दूसरे दिन शारदा एक और बीज लाकर अनामिका के हाथों में दे देती है और कहती है, बेटा, बाबा ने कहा है इस बीज को उस बड़े तरबूज से 10 कदम की दूरी पर लगाना, नहीं तो ये अपना कमाल नहीं दिखा पाएगा। सासू माँ के बातों के अनुसार अनामिका बीज को 10 कदम की दूरी पर लगा देती है। सवेरे सवेरे सब उठते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ कोई तरबूज नहीं है और जो पहले का था वो भी गायब था। ये देखकर शारदा कहती है, अरे ये क्या हो गया? अनामिका, तुमने बीज तो ठीक जगह लगाया था ना? शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनामिका भी घबराते हुए कहती है, माँ जी, मैंने तो ठीक ही जगह लगाया था, पता नहीं क्या हो गया। लगता है ये सरला की कोई हरकत होगी। तभी अनामिका सासू माँ की बातों को काटते हुए कहती है, नहीं माँ जी, सरला आंटी तो 10 दिनों से बाहर गांव गई है, ये तो किसी बाहर वाले की हरकत लगती है। जब दोनों के बीच ऐसी बातें चली रही थी, तभी रमेश को वहाँ पर बीज के टुकड़े मिलते हैं। वो उठाता है और दोनों को दिखाते हुए कहता है, अरे ये तो किसी चिड़िया या कौवे का काम लगता है, फिर से मुझे मेरी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। लेकिन अच्छा हुआ कि कल होटल में एक भी कस्टमर नहीं था, लेकिन उस तरबूज के जरिए हम होटल लाइन का बिजनेस तो समझ गए हैं। अनामिका की बातें शारदा को कुछ समझ नहीं आती है और वो कहने लगती है, मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है बहू? मुझे लगता है हम किसी भी तरह का एक होटल डिजाइन करके उस तरह का कोई अंडा, भिंडी या किसी भी फल का स्वरूप देकर होटल बना देते हैं। लेकिन इसके लिए खर्च भी तो बहुत आएंगे। तभी अनामिका शारदा को समझाते हुए कहती है, माँ जी, ऐसी चीजों के लिए हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, मैंने सब पढ़ के रखा है। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, चलो ये तो अच्छा हुआ, बेटा मेरा अनपढ़ सही, लेकिन बहू काफी होशियार है। तभी रमेश कहता है, माँ, मैंने भी कॉलेज में डिग्री ली है, लेकिन हरकत तो तेरी सारी अनपढ़ों वाली है। जल्दी जाकर दुकान खोल, नहीं तो वहाँ पर भी मंदी ही दिखेगी। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। रमेश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शारदा और अनामिका ये देखकर मुस्कुराती है और कहानी यही खत्म होती है। रमेश बाहर से घर के अंदर आता है और अपने साथ एक गाय लेकर आता है। ये देखकर शारदा कहने लगती है, अरे पागल, अब क्या तेरे सारे धंधे ही बंद हो गए? जो गाय का दूध बेचेगा? रमेश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सही समझी हो माँ तुम। तभी उन दोनों की बातें सुन के अनामिका कहती है, माँ जी, गाय के दूध से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे छाछ, लस्सी, रबड़ी, मिठाई या पेड़े। हाँ हाँ, मुझे पता है सब। दूध से कितनी चीजें बनती है और कितने बनाई जा सकती है। मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। शारदा मुस्कुराते हुए कहती है। तभी अनामिका भी मौका देखकर कह ही देती है, आप भी कभी कभी एग्जाम दे दिया करो सासू माँ, कम से कम पता तो चल जाएगा, दिमाग ज्यादा चलने की वजह से कहीं ब्रेन ट्यूमर ना हो गया हो। अनामिका की बातें सुन के शारदा गुस्से से कहने लगती है, तू तो बस मेरे मरने की ही राह देखा कर। इस बीच रमेश कहने लगता है, अब से हम लोग दूध का नया व्यापार शुरू करेंगे माँ, लेकिन इसे बरामदे में बांध दे, अंदर क्यों ले आया? शारदा की बातें सुन के रमेश कहने लगता है, अरे मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अंदर लाया हूँ, देख लो, और अनामिका गाय माता की पूजा कर लो। रमेश के बातों के मुताबिक शारदा पूजा की थाली ले आती है
और सास बहू दोनों मिलके पूजा करती है। अनामिका गाय को टीका लगाने जाती है, तभी गाय उसकी चूड़ी खा लेती है। ये देखकर अनामिका हड़बड़ा के कहने लगती है, अरे अरे, इसने तो मेरे सोने की चूड़ी खा ली। तभी शारदा कहने लगती है, अरे तेरे खानदान से आई हुई चूड़ी नकली ही होगी, कुछ नहीं होगा गाय को। अरे नहीं माँ जी, असली सोने की थी, पूरे 24 कैरेट की थी। अरे डरने की कोई बात नहीं है पगली, मैं गाय को जुलाब की गोली दे देती हूँ, 1-2 घंटे में तेरी चूड़ी बाहर आ जाएगी। रमेश, शारदा और अनामिका तीनों बरामदे में गाय के साथ खड़े थे। तभी अनामिका कहने लगती है, अरे सासू माँ, आपकी दी हुई गोली खाकर 1 घंटा हो गया, अभी तक गाय ने एक ठकार तक नहीं मारी। अनामिका की बातों पर सहमति जताते हुए रमेश भी कहने लगता है, हाँ माँ, 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक गाय ने गैस भी नहीं छोड़ी। अरे टाइम लगता है, टाइम, बहुत असरदार गोली है इसीलिए। थोड़ी ही देर बाद गाय सोने का गोबर देने लगती है। बहुत सारा सोना निकल आता है। ये देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी शारदा कहने लगती है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये क्या, इतना सारा सोना। शारदा की बातें सुन के अनामिका भी कहने लगती है, अरे माँ जी, इसने बस 1 जोड़ी चूड़ियां खाई और 3 किलो का सोना बाहर निकाल दिया। तभी शारदा अपनी अकल लगाती है और अनामिका से कहने लगती है, अरे बहू जा, तेरे सारे जेवरात इसे खिला दे और इससे ढेर सारा सोना जमा कर ले। अनामिका अंदर जाती है और ढेर सारे जेवरात ले आती है। उसके सारे जेवर को देखकर शारदा कहने लगती है, ये तो तेरे सारे जेवर देखकर नकली लग रहे हैं। अनामिका को सुन के बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, हाँ माँ जी, असली चीजें तो आपके गले, कान, हाथ में लगी है, उनको उतार के खिला दो। तू समझ नहीं रही है बेटा, असली सोना गाय को पच जाएगा, तभी वो असली गोबर देगी, और तेरा वाला नकली नहीं पचा तो फिर सोने का गोबर नहीं आएगा ना। अनामिका सारे जेवर गाय के सामने रख देती है। गाय खूब सोने का गोबर देती है। तीनों मिलके उन सारे सोने के गोबर को जमा कर लेते हैं। तब रमेश कहने लगता है, लेकिन मेरा डेयरी का बिजनेस का क्या होगा अब, अगर ये गाय दूध नहीं दी तो? जरा देख ले, दूध निकलता है कि नहीं। शायद गोबर सोने का देती हो, लेकिन दूध असली ही देती हो। शारदा के बातों के मुताबिक रमेश दूध निकालने जाता है तो सोने का ही दूध निकलने लगता है। ये देखकर रमेश कहता है, अरे माँ, दूध भी ये सोने का ही देने लगी है। अरे पहले एक काम करो, गाय को घर के अंदर ले चलो, कोई देख लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी देर बाद सरला उनके घर पे आती है। उसे देखकर शारदा कहती है, अरे आ गई तू हवा हवाई करने, तुझे कोई काम नहीं होता? सुना, किसकी चुगली सुनाने आई है? अरे शारदा बहन, सारे मोहल्ले में बात हो रही है कि आपके घर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है। क्या सोना खरीद के लाई है? सरला की ऐसी बातें सुन के शारदा मनी मन कहने लगती है, हैं? ये सारी बात लोगों तक पहुंच गई? अरे रे, कुछ नहीं, मेरे घर के पुराने बर्तन मेरी बहू ने अपने हाथों से चमकाए हैं, वही सोने की तरह चमक गए होंगे। ये सुनकर बड़े उत्सुकता से सरला कहने लगती है, ऐसा तो दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखूं। अरे बर्तन तो बर्तन है, उसे क्या देखोगी? शारदा कहती है। तभी अनामिका कहने लगती है, अरे माँ जी, सरला आंटी से बात करने में आप लग गई। सरला आंटी, अभी आपके घर से फोन आया था, आपके घर के लोग आपको बुला रहे हैं। अनामिका की बातें सुन के सरला अपना दिमाग लगाती है और कहने लगती है, हैं, तो मेरे मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं किया घर वालों ने? सरला की बातें सुन के शारदा कहने लगती है,
अरे सरला, ज्यादा सोच मत, नहीं तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। जा घर जा। सरला वहां से चली जाती है। तभी अनामिका कहती है, माँ जी, हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सोने की गाय वाली बात अगर लोगों को पता चल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है। पहले एक काम करते हैं, सारा सोना एक हंडी में भर के जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी अनामिका भी कहती है, हाँ, और जब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे। पर रमेश को तो अलग ही चिंता सता रही थी। वो कहता है, लेकिन ये गाय अगर ऐसे ही सोना देने लगी तो मैं डेयरी कब खोलूंगा? रमेश की ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुन के शारदा गुस्से में आके उसे फटकार लगाती है और कहती है, चुप कर, लक्ष्मी घर खुद आ रही है और तू ना कह रहा है। वैसे सोने का भाव तो ऊपर नीचे होते रहता है, क्यों ना हम इस गाय को हीरा खिला दे। शारदा की बातों पे अनामिका हाँ में हाँ मिलाती है और कहने लगती है, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। गाय हीरे देने लगी तो हम सारे हीरे लेके इंडिया से बाहर चले जाएंगे हमेशा के लिए। उन दोनों की ऐसी लालच भरी बातें सुन के रमेश कहने लगता है, फिर लालच? कितनी बार कहूं लालच मत किया करो। तभी शारदा चिल्ला कर कहती है, ए चुप कर। अनामिका जल्दी से अंदर जाती है और एक हीरा लेकर आती है। शारदा गाय को हीरा खिला देती है और हीरा खा के तुरंत वो गाय मर जाती है। ये देखकर शारदा कहने लगती है, अरे अरे ये क्या हो गया? गाय तो हीरा खा के मर गई। अनामिका भी ये देखकर बहुत आश्चर्य होती है और कहने लगती है, अरे ये क्या हो गया? हमने कुछ सोचा और कुछ और ही हो गया। अरे जल्दी से इस गाय को ठिकाने लगाओ, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तभी शारदा रमेश से कहती है, रमेश, पहले तू हंडी में से सोना निकाल के देख तो वो सही सलामत है या नहीं। शारदा के बातों के अनुसार रमेश जल्दी से जाके हंडी बाहर निकालता है और अंदर देखता है कि सिर्फ मिट्टी भरी हुई है। ये देखकर शारदा पश्चाताप करते हुए कहती है, अरे सोना भी गया और गाय भी चली गई। हाय, हम तो बर्बाद हो गए। शारदा चिल्ला चिल्ला कर कहती है। फिर अनामिका कहने लगती है, अब इस गाय को इसी गड्ढे में दफना दो। रमेश गाय को गड्ढे में दफना देता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, ज्यादा लालच बुरी बात है। हाँ बेटा, मैं तो समझ गई, तुम भी समझ जाओ। बहू, लालच करना बंद कर दो, समझी ना। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश मुस्कुराता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है।